स्वागत है साथियों आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल परीक्षा निकेतन आई यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। हम लोग एक लंबे समय के बाद वापस से मिल रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम फिर से आने वाले हैं और आप लोग की तैयारी भी बढ़िया चल रही होंगी। तो जैसा कि ये कुछ चीज़ें आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थ्योरीज़ हैं, उनको तो कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका एक अच्छा स्कोर बने तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपने जो पढ़ा है, आपने जो थ्योरीज पढ़ी हैं, उनका इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए और उनसे किस आधार पर क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। तो उनके समझने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अभी तक जितने भी एग्जाम्स कराए हैं सीटेट ने प्रीवियस ईयर में, उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक जो नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर की सीरीज ही है, जहां पर हम आपसे प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे और इससे आप लोग एक बेहतर तरीके से एक समझ बना पाएंगे कि किस आधार के क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार से चीज़ों को आपको और बेहतर करते हुए चले जाना है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्रम थोड़ा उल्टा रखेंगे, जैसे कि जो भी पिछले साल ही जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में, 16 दिसंबर 2021 से लेकर के 23 जनवरी 2022 तक का। तो पहले हम रिसेंटली जो पिछले ईयर हुआ उनके क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर उसके पहले भी जो और ईयर उसमें क्वेश्चंस हुए हैं सीटेट ने जो पेपर कराए हैं उनको समझेंगे। तो अभी हम हाल में आज का जो हमारा पहला दिन है, इसमें जो 16 दिसंबर 2021 को पेपर हुआ था सीटेट का प्राइमरी लेवल का पेपर फर्स्ट, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इस तरीके से धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे इस सीरीज को। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 16 दिसंबर 2021 को एग्जाम हुआ था। उसका पहला क्वेश्चन क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी सेक्शन का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? मतलब जो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस उसकी बात कही जा रही है, तो कौन सी बात सही है यहाँ पे? पहला ऑप्शन है विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है, यानी कि केवल एक डायरेक्शन में विकास होता है। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल चीज़ है डेवलपमेंट। दूसरा ऑप्शन है यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। क्या ये केवल हेरिडिटी होता है? बिल्कुल गलत है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, यानी कि कल्चरल डाइवर्सिटी पाई जाती है डेवलपमेंट में। ये बात बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन को भी अगर हम देखें, विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है, तो केवल वर्ड जो लगा हुआ है ये भी केवल वर्ड लगा है जो कि एक नेगेटिव चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और जो कि गलत होंगे आपके ऑप्शन। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कि विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, यानी कल्चरल डाइवर्सिटी पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का एक उदाहरण है? तो विवेचनात्मक चिंतन क्या होता है, इसकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी देखेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिटिकल थिंकिंग, ये पढ़ याद रखिएगा, क्योंकि जो सीटेट का पोर्शन है इसमें पेडागोजी में ये क्रिटिकल थिंकिंग, ये आपको समझना पड़ेगा कि बच्चे के अंदर अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको देखना कि बच्चे को कौन सा प्रश्न देंगे तो बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। पहला ऑप्शन है पता करो कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं। दूसरा ऑप्शन है भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ, जो कि एक तुम्हारा लर्निंग बेसिस थ्योरी के आधार पर कोई भी 10 राज्य बता सकता है बच्चा। 2 से 10 तक पहाड़े लिखो, ये भी तुम्हारा एक फैक्चुअल नॉलेज की तरह है। दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो, मतलब ये भी तुम्हारा सिंपल सा टास्क है। लेकिन इसमें क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ है? केवल पहले क्वेश्चन में है कि बच्चे पता करेंगे कि जो तटीय इलाके में लोग रहते हैं वो क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं। तो इसके बारे में वो जानने की इच्छा रखेंगे, दोस्तों से पूछेंगे, किताबों से, टीचर से, परिवार से पूछेंगे। तो इससे क्या होगा, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग की डेवलपमेंट होगा। तो जो पहला ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विकास का चरणीय सिद्धांत, मतलब कि जो स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट होता है, कि नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? तो पहला ऑप्शन है विकास की निरंतरता, विकास की अनिरंतरता, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ये लिखा है चरणीय सिद्धांत। तो चरणीय सिद्धांत का मतलब ये है कि जैसे हम लोग जब एक उम्र की अवस्था से अगली उम्र की अवस्था में आते हैं तो डेवलपमेंट तो होता है, लेकिन आपको ये बात जाननी होगी कि जो डेवलपमेंट होता है वो एक निरंतर गति में नहीं होता है। जैसे अगर आप शुरुआती जन्म के बाद शुरुआती समय में देखें तो डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है, फिर ये प्रक्रिया कुछ धीमी हो जाती है, फिर ये प्रक्रिया बढ़ जाती है, फिर धीमी हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो एक अनिरंतरता बनी रहती है, एक कंटिन्यूटी नहीं होती है, एक अनिरंतरता होती है। तो विकास की अनिरंतरता यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है, मतलब कि बच्चे किन किन चीज़ों से सीखते हैं और कौन कौन से वो फैक्टर हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है पारिवारिक सामाजिकरण, बिल्कुल सही बात है, परिवार से बच्चा सीखता है। समकक्षी संबंध, यानी कि जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनसे भी बच्चा सीखता है। सांस्कृतिक मूल, जिस कल्चरल डाइवर्सिटी से बच्चा आता है उनसे भी सीखता है। और बच्चों का आत्मसम्मान, सेल्फ, इससे भी सीखता है। तो ये चारों ही ऑप्शन आपके बच्चे के अधिगम को से जुड़ने वाले कारक हैं। तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा थर्ड, ये सही हो जाएगा, चारों ही कथन सत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो जीन पियाजे ने आप 4 चरण बताए थे। पहला बताया था सेंसरी मोटर स्टेज, फिर उन्होंने बताया था प्री ऑपरेशनल, फिर बताया था कंक्रीट, और फिर लास्ट में बताया था फॉर्मल मोटर स्टेज। तो इनकी भी उम्र भी बताई थी। जैसे सेंसरी मोटर स्टेज होता है 0 से 2 साल तक होता है, या जन्म से 2 साल कह सकते हैं। और जो प्री ऑपरेशनल होता है वो 2 से 7 साल होता है। फिर जो कंक्रीट आता है वो 7 से 11 होता है। और जो फॉर्मल स्टेज होता है उसको बोलते हैं 11 से 15 वर्ष का तक होता है। तो यहाँ पर ये जो 4 यहाँ पे कार्य बताए गए हैं, आपको ये बताना ये किस चरण में होते हैं। तो पूर्व संक्रियात्मक चरण, इसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इस स्टेज में बच्चे क्या होते हैं, प्रतीकात्मक खेल खेलते हैं, मतलब कि जैसे गुड्डे गुड़ियों का खेल हो गया, ठीक है। तो उन वे सारे खेल बच्चे क्या करते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज में करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है और अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्रतीकात्मक खेल, अभी जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। तो जीन पियाजे ने कौन सी अवस्था इसको बताया है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसको बताया है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। 4 ऑप्शन दिए गए। नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, बिल्कुल सही बात है कि कोलबर्ग ने जो बात बताई है कि जो हमारा मोरल डेवलपमेंट होता है वो यूनिवर्सलाइज्ड होता है, मतलब कि आप संसार में कहीं भी चले जाइए तो जो नैतिक चरण होंगे वो बिल्कुल सेम ही होंगे हर जगह पर, ठीक है। तो ये ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ है। ल्यू वाइगोट्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र, उसके लिए आपको वाइगोट्स्की की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो जहाँ पे उन्होंने बताया कि जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है ये शिक्षण और मूल्यांकन दोनों के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे का केवल शिक्षण आप इसके द्वारा करेंगे गलत है, केवल मूल्यांकन करेंगे ये भी गलत है, प्रभावी बौद्धिकता की पहचान करेंगे ये भी गलत है। क्योंकि समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है कि हम बच्चे को जांच सकें, बच्चे का इवोल्यूशन कर सकें और शिक्षण सामग्री, शिक्षण चीज़ों को जान सकें। तो शिक्षण और मूल्यांकन दोनों के लिए ही समीपस्थ विकास का क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपने जब ZAD ZPD जो थ्योरी वगैरह पढ़ी होंगी वो उसमें आपने इसको पढ़ा होगा वाइगोट्स्की के अनुसार। आप लोग कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए या कोई भी थ्योरी है जो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जिसमें आपको चीज़ें क्वेश्चंस बन रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। मैं उस पर एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगा किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, ठीक है दोस्तों। ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। तो वाइगोट्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्कैफोल्डिंग। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी पे जाएंगे तो आप बहुत बेहतर से समझ पाएंगे। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, एक पार्ट होता है, तो यानी कि इसमें जो अध्यापिका है वो ये सोच रही है कि बच्चे अपने सोच को विकसित करके जो आधा प्रश्न दिया गया है सॉल्व करके उसको पूरा करें। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षा माहौल के अनुसार नहीं है। तो प्रगतिशील कक्षा क्या होती है, ये आपकी होती है प्रोग्रेसिव क्लासरूम। इसके अनुसार कौन सी जो अभिवृत्ति है वो सही नहीं है। पहला क्या है, निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता बिल्कुल होनी चाहिए क्लास में। अगर बच्चे आपके इन्वॉल्व होंगे किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में तो ये एक अच्छी बात है। तो ये सेंटेंस आपका सही है लेकिन गलत नहीं हो जाएगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं है पूछा है। सेकंड ऑप्शन है भय मुक्त अधिगम वातावरण होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर बच्चों में भय नहीं होगा तो क्लासरूम अच्छा चलेगा। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना, ये भी सही बात है। अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना, ये गलत है, क्योंकि अगर जो टीचर है वो क्लासरूम में एक भय बना के रखेगा, अनुशासन बना के रखेगा, तो बच्चे अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको खुल करके नहीं बता पाएंगे। तो जो ऑप्शन डी है ये हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर
स्थिर समूहों में पृथक ना करे। क्योंकि रीजन आपको बताना है, क्योंकि आप समझिए, अगर बच्चों को कैटेगराइज कर दिया गया कि ये बच्चा होशियार है, ये बच्चा पढ़ने में थोड़ा वीक है, तो इससे क्या होगा कि जो क्लासरूम होगा वो एक तरीके से कैटेगराइजेशन कर दिया जाएगा, तो इसमें बच्चे के अंदर आत्महीनता की भावना आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखिए कौन सा आपका सही ऑप्शन है। यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, कोई मतलब नहीं इसको ऑप्शन का। यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतः सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता, ये भी कोई रीजन नहीं है। अंतः सामूहिक प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है आपस में ही कंपटीशन की बात हो रही है यहाँ पे। बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है, और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। जी हाँ, ऑप्शन डी आपका सही है। क्योंकि इससे होगा क्या कि बच्चे, अब जो मान लो उनका आईक्यू लेवल, आईक्यू टेस्ट किया आपने और आईक्यू लेवल मान लो उस समय पर, पर्टिकुलर समय पर बच्चे का आईक्यू लेवल वीक आ रहा है, तो इससे अगर आपने उसको क्लेम कर दिया कि नहीं ये ऐसा ही होगा, ये इसकी मंद बुद्धि का है, तो उसके अंतर्गत आत्महीनता की भावना आ जाएगी और बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसीलिए जो हमारे साइकोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने कहा भी है कि कभी भी आईक्यू टेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है? क्योंकि यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में अगर सामान्य बौद्धिकता ही बढ़ानी है तो तरह तरह का मतलब क्या होता है? कई तरह से, और कई तरीके से मतलब बहुबौद्धिकता, और हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत भी है बहुबुद्धि का सिद्धांत, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है। 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है? कोई बता पाएगा क्या कहा जाता है इसको? अगर इंग्लिश टर्मिनोलॉजी पे जाएंगे तो ज़्यादा बच्चे समझ पाएंगे। टेलीग्राफिक स्पीच कहा जाता है, क्योंकि जब 1.5 या 2.5 साल का बच्चा होता है, मम्मी पापा इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण करता है, तो इसको टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं तार प्रेषित वाचन, जो कि 1.5 से 2.5 साल के बच्चे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं, यह कथन क्या दर्शाता है? आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जेंडर वाइसनेस वाला, तो ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है कि ये काम पर्टिकुलर पुरुष के लिए बना है, ये काम महिलाओं के लिए बना है। ऐसा वास्तव में समाज में ऐसा नहीं होता है, नहीं, समाज के लोग इसको मानते हैं लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दिखाता है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम में कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा, यानी कि नहीं करना चाहिए, ये पूछा गया है। अध्यापकों द्वारा मननशील पत्रिका का इस्तेमाल, मतलब अध्यापक बच्चों को देख करके अपने आधार पर नोट कर सकते हैं, ये बिल्कुल होता है। स्वमूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन के द्वारा खुद से मूल्यांकन करके या क्लास में साथ में बैठा करके मूल्यांकन करके, ये भी कर सकता है, ये भी सही है। केवल मानक निर्देशित मूल्यांकनों पर आश्रित होकर, ये थोड़ा स्टेटमेंट सही नहीं है। जैसे कोई मानक निर्धारित कर दिएगा कि ये अगर किसी बच्चे का जो लेवल है वो इधर से इधर तक है तो बच्चा अच्छा माना जाएगा, इधर से कम है तो उसको बुरा माना जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर समय बच्चे एक जैसी सिचुएशन में नहीं होते हैं। तो मानक निर्धारित मूल्यांकन करके इसका प्रयोग, इस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए बच्चे के मूल्यांकन में। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? मतलब यहाँ पे लिखा है वंचित और हाशिए, इसका मतलब होता है डिसएडवांटेज, मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो समाज से थोड़ा दूर रह रहे हो, आदिवासी टाइप के लोग, मार्जिनलाइज्ड, ये उन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, तो अगर इनकी जो भाषा है, इनकी जो संस्कृति है, अगर स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कर जाती है तो इसे क्या कहा जाएगा? शिक्षा में समानता या शिक्षा में साम्यता? और नीचे के दो ऑप्शन हैं, इनसे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति, ये कोई सहानुभूति की बात नहीं है। सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा की भी बात नहीं हो रही है। दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, शिक्षा में समानता या शिक्षा में समता। तो समानता क्या होती है? अवसरों की समानता। और साम्यता क्या होती है कि बिना जाति, लिंग, धर्म इनके आधार पर भेदभाव किए बिना उनकी संस्कृति को भी अवसर देना, जो समाज की संस्कृति है उसके साथ जोड़ करके आगे बढ़ना, ये कहलाता है शिक्षा में साम्यता। आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी पे जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, इसको बोलते हैं इक्विटी इन एजुकेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। अ चाइल्ड इन अ क्लासरूम फेसेस कंटिन्यूअल चैलेंजेस इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस, डिस्प्यूट एडिक्वेट सपोर्ट, दिस कुड बी बिकॉज ऑफ। तो अगर कोई बालक है वो अगर गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? तो आपने जो विकार वाला चैप्टर पढ़ा होगा, वहाँ पर जो गणितीय संक्रियाओं में अगर कोई बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसको बोलते हैं कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही, तो डिसकैलकुलिया इस विकार का नाम है।
ठीक है। ऐसे डिस्ग्राफिया लिखने में हो सकता है, स्वालीनता, ऑटिज्म, जो बच्चा अपने आप में ही खोया रहता है वो स्वालीनता का शिकार है, तो ऐसे ये बीमारियां होती पढ़िएगा। अगर विकार वाले चैप्टर में आप चाहते हैं कि सेपरेट वीडियो पार्टिकुलर किसको क्या कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमको, हम पार्टिकुलर इस पर सेपरेट वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित, श्रव्य का मतलब होता है हियरिंग डिसऑर्डर, की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी। वीडियो चलचित्रों के प्रदर्शन में उप शीर्षकों का इस्तेमाल, मतलब कोई वीडियो चल रही है स्क्रीन पर, उस पर अगर टाइटल लिख के आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जो बच्चा हियरिंग डिसऑर्डर से ग्रसित है उसको सुनने में तो ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो अगर वो टाइटल को देख करके एक समझ बना पाएगा कि ये हाँ जो चीज़ समझाई जा रही है वो उसको समझ में आ रही है, तो पहला ऑप्शन सही है। उसमें नहीं पूछा है, इसको ध्यान रखना। पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल करके, ये भी इस बात सही है, क्योंकि जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं तो वो शरीर की जो कलाकृतियाँ होती हैं, आकृतियाँ होती हैं, गतिविधियाँ होती हैं, इनके आधार पर चीज़ों को, संकेतों को समझ पाता है। मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल, ये भी बिल्कुल सही है कि बोल रहे हैं, बोलने के साथ साथ चित्र बना करके भी समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो जो सुन नहीं पाता वो चित्रों के माध्यम से समझ पाएगा। संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित होना, जो ही वर्ड है ये नेगेटिविटी को दिखाता है, तो चूंकि केवल मौखिक, अब जो बच्चा है ऑलरेडी हियरिंग डिसऑर्डर से गुजर रहा है, उसको केवल आप बोल बोल कर कहेंगे तो उसको कुछ सुनाई नहीं देगा और आपका जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाएगा और अधगम भी नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गणित गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है। मतलब कि कोई टीचर है जो पहले से ही सोच रखा है कि ऐसे व्यक्ति ऐसे होते हैं, वैसे व्यक्ति वैसे होते हैं, तो इसको ये बोल सकते हैं किस प्रकार के, यहाँ पे ऑप्शंस के आधार पर आप ये बता सकते हैं कि टीचर ने प्रिजुडाइज बना रखा है, पूर्वाग्रह बन रखा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, उन्होंने कहा लड़के इस लाइन में बैठेंगे, लड़कियां इस लाइन में बैठेंगे, ठीक है, उन्होंने कहा गरीब लोग नीचे बैठेंगे, अमीर लोग ऊपर बैठेंगे, तो ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। कक्षा में सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के, अब कोई मान लो स्पेसिफल बच्चे को इस प्रकार की चीज़ों में बैठा दिया, तो जो अच्छा बोलने में अच्छा है, क्रिएटिव है, तो वो तो ऑलरेडी है, तो इससे अवसर क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। अगला क्या है, मौलिक खोज और सोच को प्रोत्साहित करके। तीसरा ऑप्शन है परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करके। परीक्षा दे करके बच्चा क्रिएटिव नहीं हो सकता है। अभिसारिक चिंतन, अभिसारिक चिंतन क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं, इसको बोलते हैं एक, देखो एक होता है आपका अभिसारी चिंतन, एक होता है अपसारी चिंतन। अभिसारी को बोलते हैं कन्वर्जेंट और अपसारी को बोलते हैं डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट का मतलब होता है अलग अलग तरीकों से सोचना। तो अगर कोई व्यक्ति डाइवर्जेंट है यानी कि अपसारी है तो वो क्रिएटिविटी के लिए सही है, लेकिन यहाँ अभिसारी लिखा हुआ है यानी कि कन्वर्जेंट लिखा हुआ है यानी कि ये गलत है। तो एक डाइवर्जेंट का सिनोनिम वाली लाइन दिख रही है, मौलिक खोज और सोच को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सेकंड इसलिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। एक संरचनात्मक कक्षा में यानी कंस्ट्रक्टिविज्म क्लास में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो बच्चों से वार्तालाप के द्वारा, अध्यापक के संवेगों द्वारा, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा। ये देखो लास्ट ऑप्शन नेगेटिव दिख रहा है कि अनुशासन करके आप बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं, डरा सकते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है आपकी वो सहभागिता की वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो चौथा ऑप्शन गलत है, पहला दूसरा तीसरा जिस ऑप्शन में दिए गए वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है, निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है। तो कौन सा कथन इस बात का समर्थन करता है कि अगर बच्चे असफल हो रहे हैं तो ये विद्यालय की असफलता है। क्यों, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों को ध्यान नहीं रखते हैं। जब बच्चे ध्यान नहीं रखेंगे, या बच्चों का जो विधि जिस गति से सीख रहे हैं बच्चे, अगर उनका ध्यान नहीं रखा जाएगा तो डेफिनेटली जो बच्चा है वो असफल होगा, फेल होगा। तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है। प्रासंगिक और अर्थपूर्ण, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी पे जाइए। टू बी रिलेवेंट एंड मीनिंगफुल अ कॉन्सेप्ट नीड्स टू बी, क्या चाहिए उसको, उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना। केवल परिभाषा से ही पढ़ा देंगे तो कौन सा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, कोई कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा।
बच्चों के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना। हाँ, ये कुछ हद तक सही है कि अगर आप बच्चे को उसके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों से समझाते हैं तो बच्चा क्या करेगा, उनको बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएगा और अपनी समझ को विकसित कर पाएगा। सॉरी। ऑप्शन 3 क्या है, पाठ्य पुस्तक में बच्चों की कॉपी में ज्यों का त्यों लिखना। ये तो कॉपी हो गई, इसका कोई मतलब नहीं। अच्छे से रट लेना, ये भी नेगेटिव है, तो ऑप्शन सेकंड ही बच रहा है जो सही है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है। पहला ऑप्शन देखिए, एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता, कोई मतलब नहीं। विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, ये भी कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है, ये सही है, क्योंकि चौथा भी देख लीजिए, भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल हो जाते हैं, ये भी नेगेटिव आ रहा। इसमें कहा गया असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि असफलता यानी कि फेलियर्स और त्रुटियां यानी कि गलतियां, कोई भी हो, इंसान हो चाहे बच्चे हो, ये उसके अधिगम यानी कि लर्निंग प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि जब तक बच्चा गलतियां नहीं करेगा वो सीखेगा नहीं। तो इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि क्यों मतलब कि जो कोई बच्चा है उसको आपने रिवॉर्ड दिया, उसने अच्छा मतलब स्कोर किया किसी एग्ज़ाम में और आपने उसको रिवॉर्ड दिया, और जब भी आप चाहते हैं कि वो अच्छा स्कोर करे आप उसको बार बार रिवॉर्ड देते हैं, तो इससे क्या होगा, कुछ समय बाद बच्चे के अंदर ये अंदर से जो सेल्फ मोटिवेशन होता है उसकी कमी होने लगेगी। क्यों? क्योंकि बच्चे को ये लगेगा कि जब मुझे कोई रिवॉर्ड मिलेगा तभी मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा, अच्छे इसका नंबर लाऊंगा, और अगर मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो मैं अच्छे से तैयारी नहीं करूँगा, और वो इस पर ध्यान नहीं देता है। तो बच्चे के अंदर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो सेल्फ मोटिवेशन होता है उसकी कमी हो जाती है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारा, आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण हो जाती है, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा समूह है उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है। उत्तम समस्या समाधानकर्ता का मतलब होता है गुड प्रॉब्लम सॉल्वर्स। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी पे चलेंगे तो बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए। देखो मैंने आपको बताया कि अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आती है तो क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रिएटिविटी में जो बच्चा है वो अलग अलग तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयत्न करता है। लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट, रिस्पॉन्स सेट का मतलब होता है जो पहले से उसने बना रखा है कि हम ये रिस्पॉन्स करेंगे, तो अगर उनकी कमी है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो पुराने तरीकों पे ना जा करके नए तरीकों पे जाएगा। तो ये यहाँ तक तो सही चल रही कहानी। डाइवर्जेंट थिंकिंग बिल्कुल सही है, अलग अलग तरीके से सोचना। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, लेकिन फिर भी अगले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फंक्शनल फिक्सनेस, देखो नेगेटिव वर्ड आ गया, इस पर तो ध्यान वैसे भी नहीं देना। कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये देखो मैंने कहा डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए थी, ये भी हटा दो। फिर देखो यहाँ पे लिखा फंक्शनल फिक्सनेस, यहाँ पर फिर से फंक्शनल फिक्सनेस आ गया, तो सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन गलत होगा, फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, टीचर बिलीव अबाउट सक्सेस एंड फेलियर्स। हिंदी पे आएंगे। छात्रों की असफलता और सफलता के बारे में शिक्षक की मान्यताएं अक्सर छात्रों के अधिगम और प्रेरणा को प्रभावित करती हैं। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। नीचे से पढ़ते हैं। शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को हर हालत में असफलता से बचने के लिए रणनीतियों को से प्रशिक्षण देना चाहिए नहीं। अगर आप बच्चे को बार बार इस डर से बचा लेंगे कि बच्चा अगर फेल हो गया तो उसको कैसा महसूस होगा, तो ये गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, शिक्षक को बच्चों को प्रतिस्पर्धा करने एवं एक दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक मोटिवेशन होता है, लेकिन मोटिवेशन और कॉम्पिटिशन में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो कंपटीशन जैसा माहौल नहीं बनाना चाहिए कि बच्चे आपस में ही लड़े झगड़े। शिक्षक को कक्षा में बच्चों की स्वायत्तता पर काबू रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं, कंट्रोल नहीं करना है बच्चे को। तो एक और ही ऑप्शन बचता है फर्स्ट वाला। शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों को सीखने को बेहद प्रभावित करती है कि टीचर क्या एक्सपेक्ट करता है किसी स्टूडेंट से, तो इससे बच्चा क्या करता है, सीखने पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, शिक्षक कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार बना सकता है। एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, जी नहीं। अगर आप पहले से ही बना रखा है कि इसी प्रकार को फॉलो करना है तो ये गलत बात है, ये आपका नहीं होगा सही। पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग कर बच्चों को अनुशासन नेगेटिव वर्ड, इसको भी हटाओ। बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका क्षमता के आधार पर विभेदीकरण तो वैसे भी नहीं करना है। तो संवेग हैं जो उनके जिस संवेग में बच्चा एक्सपर्ट है या जिस संवेग की मात्रा किसी बच्चे में ज़्यादा पाई जाती है, तो उसका हिस्सा बना करके जो लर्निंग प्रोसेस है उसके आउटकम को बेहतर बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती ना दे सके। बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर स्टूडेंट
टीचर से बात नहीं करेगा, उसको ही मान लेगा कि जो टीचर बता रहा है वो बिल्कुल सत्य है, तो जो क्लास का कन्वर्सेशन वाला एक इंपॉर्टेंट रोल होता है वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आपको क्या देखना है कि क्या सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए, नहीं देखा जाना चाहिए। तो पहले दो ऑप्शन जो हाँ और हाँ वाले थे ये तो गलत हो गए। अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बचा है, क्या है इसमें पढ़ के देखते हैं। नहीं, आज के तकनीकी युग में शिक्षक विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में अप्रासंगिक हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए लेकिन टीचर और स्टूडेंट में प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। तो ये ऑप्शन थर्ड ही बचता है जो कि हमारा करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकिचाते हैं जिससे उनकी सांप्रदायिकता स्पष्टता में कमी रह जाती है। मतलब कोई टीचर अगर अच्छे से किसी कॉन्सेप्ट को बिल्ड नहीं कर पा रहा है तो स्टूडेंट भी उससे इतना अच्छे से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं या फिर पूछने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि अक्सर टीचर डांट देता है इस कारण से। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर सेट जो कि 16 दिसंबर 2021 को हुआ था। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। क्या है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर आप ही सही कर देंगे तो बच्चा सीखेगा कैसे। तो बच्चे को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि जो उसने गलती की है वो क्यों की है, क्या सोच रखा था, और उससे जब क्या होगा कि उसको गलत होने की चिंता किए बिना, क्योंकि गलती अगर उससे तो हो ही है, अगर आप यही सोचें कि इसने गलती कर दी उसको नंबर नहीं दो या इस प्रकार की चीज़ें करो तो इससे बच्चे के इस लर्निंग प्रोसेस पर एक इफेक्ट पड़ता है। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा कि गलती की चिंता किए बिना बच्चे को अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये हो गया आपके पूरा सेट कंप्लीट होता है। 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। तो दोस्तों आप लोगों से एक निवेदन ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जो यहाँ पे ऑप्शन है इनका अगर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर किसी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में यानी कि किसी भी पर्टिकुलर थ्योरी में आपको दिक्कत हो रही है उसका नाम बताएं, उसके लिए हम अलग से वीडियो सेपरेटली बना देंगे। और ये जो क्वेश्चन हैं जो हम आपको प्रीवियस ईयर करा रहे हैं इनको जरूर अटैम्प्ट करें और देखें कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट होंगे। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो समझ रखे हैं लेकिन उनका क्वेश्चन में इंप्लीमेंट होना बहुत जरूरी है। तो प्रीवियस ईयर की इस सीरीज़ को जरूर फॉलो करें। मिलते हैं अगले पेपर सेट में इसी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के सेक्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।